हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मर्षि आईएएस में। मैं स्वीटी सिंह आप लोगों के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ। और आप लोगों को मालूम है कि हम लोग पॉलिटी की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रस्तावना पढ़ चुके हैं और जो केंद्र है और उसके जो राज्य क्षेत्र है उसका भी एक लेक्चर हम पहले डाल चुके हैं। यह उसका दूसरा लेक्चर है। भाग 1 का जो हम लोग पढ़े थे, मतलब अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 1 से 4 तक, उसका यह दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर जो भी स्टूडेंट्स अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। ठीक है, जैसे एक में जो अनुच्छेद 1 है उसमें हम लोग देखे थे, जो अनुच्छेद 1 था उसमें देखे थे कि भारत का नाम क्या है, भारत और इंडिया। ठीक, और भी इसके जितने भी प्रावधान था, संघीय, प्रासंघीय, महासंघीय, ये सब भी देखा गया था। 2 में हम लोग देखे थे कि नए राज्यों का प्रवेश देखे थे। अनुच्छेद 3 में हम लोगों ने देखा था गठन, नए राज्यों का गठन। ठीक है, और अनुच्छेद 4 में हम लोग देखे थे कि जो अनुच्छेद 2 और 3 है इसमें जो भी बदलाव होगा इसको साधारण विधायी शक्ति के अनुसार होगा, न कि संवैधानिक अधिकार के। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है, एक साधारण विधायी शक्ति और एक संवैधानिक विधायी शक्ति। तो इसमें 2 और 3 में जो कुछ भी परिवर्तन होगा उसको संवैधानिक विधायी शक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संवैधानिक विधायी शक्ति होने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि 368 में जो है संविधान संशोधन से संबंधित है, तो इसमें संशोधन करना अवश्य, मतलब अनिवार्य हो जाता है, तभी जाके कोई भी जो विधेयक है या जो शक्ति है संवैधानिक विधायी शक्ति बनती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था और उसमें कुछ प्रीलिम्स के भी फैक्ट थे, तो वहाँ से आपको पूछा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मैंने आपको लोगों को क्वेश्चन दिया भी है। तो उसमें जो 5 या 6 क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इस वीडियो में वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मैंने कुछ अपने आप से पढ़ाने के मतलब अध्ययन की दृष्टि से सुविधा के लिए मैंने कुछ चीज़ें अपने इससे बांट दिया है सुविधा अनुसार। जैसे देखिए, मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से यह है, जो है कुछ पहलू हैं। जैसे भारत में राज्यों का उद्भव व विकास। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बड़े राज्य बनाम छोटे राज्य। जैसे कभी कभी ये मुद्दा उठाया जाता है कि कोई राज्य जैसे बहुत बड़ा है, जैसे आप देखे थे कि तेलंगाना को काट कर बनाया गया, तो उसका भी यही था कि बहुत बड़ा है, इसलिए वहाँ का जो शासन प्रशासन है अच्छी तरह से सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, संचालन नहीं हो पा रहा है वहाँ का। तो अगर उसको काट कर छोटा राज्य बना दिया जाएगा तो वहाँ का शासन अच्छा होगा। तो वही लोग इस आधार पर भी बेस होता है इन लोगों के राज्यों के, नए राज्य के गठन की मांग की। इसको भी हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। और राज्यों के गठन के मांग का आधार भी मतलब अलग अलग होता है। पहले जैसे आज़ादी से पहले कुछ और था, वर्तमान समय में कुछ और है। जैसे आज़ादी से पहले हमारी जैसे भाषा थी, संस्कृति थी। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे जैसे वर्तमान समय में विकास, डेवलपमेंट को मुद्दा बनाया जाता है कि विकास नहीं हो रहा है। बड़े राज्य होने के नाते जो मतलब वंचनाग्रस्त लोग हो गए हैं, इसलिए राज्य को काटकर अलग राज्य बनाया जाए ताकि वहाँ की जो संचालन अच्छा से हो सके, ये बेस उठाया जाता है। लेकिन ये सही है या गलत है, क्या है, इसको देखेंगे। क्या छोटे राज्य जो छोटे राज्य होते हैं हमेशा क्या विकास की गारंटी देते हैं? क्या हमेशा ये गारंटी दे सकते हैं विकास की? दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? ये सब का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, तो आपको लिखना होगा। तो एक एक करके हम लोग इस पहलू को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और है कि वीडियो अगर आप लोग देखा करिए तो उसको स्किप मत किया करिए, बिल्कुल आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और ये वीडियो भले ही आप लोगों को थोड़ा बोरिंग जरूर लग रहा होगा, लेकिन वीडियो बहुत ही अच्छी है। जब मेंस के सवाल पूछे जाएंगे, मेंस में क्वेश्चन बनेंगे, तब आप लोग खुद इस वीडियो से मिला लीजिएगा कि कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को
अटैच होंगे। तो आप लोग वीडियो मतलब पूरा बिना स्किप किए देखा करिए, और वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दिया करिए, ताकि उन स्टूडेंट्स को भी नोटिफिकेशन मिल जाए और उनको भी ये जानकारी हो जाए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं और वीडियो को देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको लाइक भी कर दिया करिए। मैंने ये भी बताया था कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो उसको भी बता सकते हैं, जिसमें मैं कोशिश करूँगी कि उसको ज़रूर फॉलो करूँ। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे भारत में राज्यों का उद्भव व विकास, ठीक। अब ये हमारा पहला फेसेट है, फर्स्ट पहलू है। तो उद्भव और विकास कैसे होता है, क्यों होता है, मतलब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी बात ये है, आप लोगों को एक बात का ज्ञात होगा, नहीं होगा तो मैं यहाँ बता ही रही हूँ। जैसे आज़ादी से पूर्व, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी से पूर्व हमारे यहाँ राजनीतिक जो इकाइयाँ हैं, ठीक है, जो राजनीतिक इकाइयाँ हैं, इस जो इकाइयों के रूप में दो तरह की इकाइयाँ हुआ करती थी। जैसे अभी तो सिर्फ एक ही है, राज्य है, लेकिन तब दो तरह की इकाइयाँ थीं। जो इकाइयाँ हैं दो तरह की हुआ करती थी, और वो इकाइयाँ कौन कौन थीं, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। एक थी ब्रिटिश इंडिया प्रांत। क्या था? ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश इंडिया, सॉरी फ्रेंड्स, दो तरह की कौन कौन सी इकाइयाँ थीं, यहाँ से देखते हैं। एक थी ब्रिटिश इंडिया प्रांत, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया प्रांत, और दूसरी देसी रियासतें थी। आप लोग इसे जानते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक हायरार्की बनाने के लिए बता दे रही हूँ। देसी रियासतें थीं, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और देसी रियासतें। तो इसमें जैसे क्या था, ब्रिटिश इंडिया प्रांत में, ठीक है, जो देसी रियासतें थीं, देखिए इनके लिए तो दो शर्त रखी गई थी। जो ब्रिटिश इंडिया प्रांत है, जब आज़ाद हुआ देश, तो इनकी दो शर्त रखी गई थी कि ये जो ब्रिटिश इंडिया प्रांत है, ये चाहे तो भारत में जा सकते हैं, इनकी मर्जी के ऊपर था, या तो भारत में सम्मिलित हो सकते हैं या तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके इस पास तीन शर्तें थीं। इनका ये था कि या तो ये पाकिस्तान में जा सकते हैं, या तो भारत में रह सकते हैं, नहीं अगर किसी में नहीं जाना चाहते तो स्वतंत्र रह सकते हैं, ठीक है। ये इनकी शर्तें थीं। तो आप लोगों को मालूम है, जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम जो भारतीय भूखंड था, जो देसी रियासतें थीं फ्रेंड्स, इसमें 552 रियासतें थीं। इसमें क्या थी? 552 देसी रियासतें थीं। और 552, सोचिए 552 मतलब हमारा जो हिंदुस्तान है 552 भूखंडों में बटा हुआ था। तो ये भारत है, तो इसमें कितना बटा हुआ था? 552, ठीक है। अब इस 552 को किस प्रकार से, सोचिए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस टाइम, उन्होंने किस प्रकार से इसका एकीकरण किया। आप देखेंगे ये हमारे जो जीएस फर्स्ट पेपर है, एकीकरण और पुनरीगठन होता है, ठीक है, पुनर्गठन और एकीकरण, ये पार्ट है जो आज़ादी के बाद भारत बिपिन चंद्रा की किताब आती है, वहाँ से पढ़ना पड़ता है यूपीएससी के स्टूडेंट्स को। तो ये वहाँ भी आपको मदद करेगा, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे इसमें फ्रेंड्स, अब इसको हम बताते हैं कि किस प्रकार से इसका मतलब संविधान में भारत में विलय किया गया। तो जैसे भारतीय सीमा क्षेत्र में आने वाली जो देसी रियासतें थे 552 थी, तो इसको 549 और 3 अलग और 549, तो 549 देसी रियासतें थीं, इनको तो बहुत आसानी से भारत में सम्मिलित कर लिया गया, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, भारत में इनको सम्मिलित कर लिया गया। लेकिन जो ये 3 रियासतें थीं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछते हैं फ्रेंड्स, इतिहास से क्वेश्चन यहाँ से बनता है और पॉलिटी से भी बनता है। इसमें एक रियासत थी हैदराबाद, दूसरा थी जूनागढ़ जो गुजरात में है, और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर,
ठीक है। यहाँ का जो मतलब निजाम था, शासक निजाम। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, निजाम चाहता था कि यहाँ पे जनमत संग्रह हो, लेकिन जो भारत में और लोग थे वो लोग नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो जनसंख्या थी वहाँ मुस्लिम बहुमूल्य थी, और जो जनमत संग्रह था उसमें डर था कि वो लोग भारत में मिलने के लिए पक्ष में वोट देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस कार्रवाई करके इसको हिंदुस्तान में मिलाया गया। किससे? ये पूछता है, कभी कभी कूट मिलाने को भी आ जाता है कि किसको किस प्रकार से मिलाया गया। तो पुलिस कार्रवाई द्वारा मिलाया गया। जूनागढ़ को, यहाँ ये गुजरात में था, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बहुसंख्यक जो जनसंख्या थी हिंदू थी, तो यहाँ पे आराम से जन्म संग्रह करा लिया गया, और जन्म संग्रह द्वारा इसको जन्म संग्रह द्वारा मिला लिया गया। ठीक। तीसरा, यहाँ ये विलय पत्र के हस्ताक्षर के माध्यम से संघ में जोड़ा गया, मतलब इसका विलय पत्र। तो ये 3 चीज़ आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन कभी बन सकता है, प्रीलिम्स मेंस कभी कहीं भी, तो आप लोग 3 चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ एक और है फ्रेंड्स समझने वाली, इसमें एक है कि जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थी और देसी रियासतें थीं, उन दिनों इसके बाद जो हुआ था, जैसे पहली बार राज्यों का गठन हुआ, श्रेणी राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, जो ये क्या था, ब्रिटिश इंडिया प्रांत प्लस देसी रियासतें। ठीक, इसमें क्या हुआ, पहली बार इसमें गठन हुआ था राज्यों का, किस और किस श्रेणी राज्य में। ठीक, इसमें 4 श्रेणियां बनी थी। श्रेणी 1 मतलब ए रख लीजिए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 श्रेणियां बनाई गई थी, इसमें अलग अलग राज्य थे। श्रेणी जो 1 है इसमें 9 राज्य थे, श्रेणी बी में 8, श्रेणी सी में फिर से 9, और श्रेणी जो डी है इसमें 1 राज्य था। वो कौन सा था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसके बाद यहाँ तो पहली बार राज्यों का गठन हुआ, इसके बाद दोबारा राज्यों का गठन हुआ, दोबारा राज्य बनने। ठीक है, और दोबारा राज्य के लिए मतलब दोबारा राज्यों के गठन के लिए अस्तित्व को लेकर इसके मांग होने लगी, और इसका मांग का जो बेस था ये क्या था, ये समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसका जैसे भाषाई, ठीक, सांस्कृतिक, ये तमाम प्रकार के मुद्दे उठाए गए, और इस प्रकार फिर राज्यों के गठन का जो है मांग बहुत ज़्यादा तेज़ी से पकड़ ली और बहुत ज़्यादा उठने लगी। ठीक है, तो इसी को मतलब इस समस्या के सलूशन के लिए वर्ष 1947 में, कब? वर्ष 1947 में यस्के धार के नेतृत्व में धार आयोग बना। धार आयोग बना। ठीक है, धार आयोग का गठन किया गया ये, और इसका काम क्या था, इसके समक्ष एक क्वेश्चन रखा गया कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया इससे कि क्या भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जा सकता है या नहीं। तो इसका आंसर था नहीं। ठीक, तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया। इसके बाद आप देखेंगे 1948 में दूसरी बार JVP कमेटी, ठीक है, दूसरी बार JVP कमेटी का गठन हुआ। ठीक, जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब पट्टाभी सीतारामैया, 3 इनका नाम है, आप लोग नोट कर सकते हैं।
इनके समक्ष भी वही क्वेश्चन था कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। इनका भी आंसर क्या था, नो, मतलब नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से देखेंगे आप दोनों ये जो आयोग है जेवीपी कमेटी और धार आयोग, दोनों ने बोला कि जो भाषाई आधार पर जो गठन होगा राज्यों का वो ठीक नहीं है। लेकिन अंततः आप देखते हैं जो श्री पोट्टी रामालू का नाम आप लोगों ने सुना होगा, श्री पोट्टी रामालू, ये अनशन पर बैठ जाते हैं और दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जो आंदोलन चल रहा था वो और भी ज़्यादा तेज़ी से पकड़ लेता है, आंदोलन की रफ्तार और तेज़ी से पकड़ लेती है, मतलब आंदोलन और कड़क हो जाता है। इसके बाद देखेंगे आप 1952 में पहली बार जो है निर्वाचित सरकार बनी, मतलब चुनाव के द्वारा, और नई सरकार बनी 1953 में। 1953 में क्या हुआ, भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया, राज्य, कभी कभी आपसे फैक्ट मतलब प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक। और 1953 में ही राज्य पुनर्गठन जो आयोग था ये 3 सदस्यों का था, मतलब 3 सदस्यीय था, 3 सदस्यीय था, ठीक है। इसमें 3 सदस्य 1+2, जो एक थे न्यायमूर्ति फजल अली, इसमें न्यायमूर्ति फजल अली, और इसमें जो 2 व्यक्ति थे, एक तो थे के.एम. पनिक्कर, और दूसरा थे एच.एन. कुंजरू, ठीक, ये थे। और ये फ्रेंड्स हृदयनाथ कुंजरू इनका नाम है। ये बहुत बड़े राइटर हैं। इनका देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ दक्कन, मतलब दक्कन का इतिहास, साउथ इंडियन का इतिहास भी इन्होंने लिखा है, दक्कन का इतिहास भी इनकी बुक आती है, तो वहाँ से बहुत काफ़ी जानकारी मिलती है। तो बहुत बड़े राइटर थे। ये 3 लोगों के जो है सदस्य में ये कमेटी बनी, और 1955 में, ठीक है, 1955 में कोई पूछा जा सकता है कि कब बनी, कब इसका आयोग का गठन हुआ और कब इसकी सिफारिशें प्रस्तुत की गई। तो 1955 में इसकी सिफारिशें प्रस्तुत की गई, और उसके बाद देखेंगे 7वां संविधान संशोधन हुआ, और इसके तहत, ठीक है, 1956 अधिनियम पारित हुआ, और इसके तहत SRA मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आयोग का गठन हुआ, ठीक। और इस ये सारे जो आयोग था, इसमें इसकी देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो श्रेणी राज्य थे पहले से, श्रेणी राज्यों को समाप्त कर दिया गया और इनका पुनर्गठन कर दिया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग देखिएगा इसको ध्यान से। श्रेणी राज्य को ख़त्म कर दिया गया, जो श्रेणी राज्य पहले से थे A, B, C और D, इसको ख़त्म कर दिया गया। इस जगह पर इनका पुनर्गठन किया गया, किस रूप में, राज्यों प्लस केंद्र शासित राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार यहाँ पे किया गया SRA के माध्यम से। और इसमें 14 राज्य बनाया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया कुल, ठीक है, जो आप जानते हैं वर्तमान में 14 से 28 हो गए हैं, ठीक है। ये इसकी विशेषता इतनी है, तो इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं इसको। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा जो राज्य पुनर्गठन आयोग की कुछ सिफारिशें थी वो क्या होती हैं उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर।
जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें थी कि एक भाषा जो है, एक भाषा और एक राज्य की संकल्पना जायज़ है, इन्होंने जायज़ ठहराया। अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकेगा। उसके बाद राज्य को योजनाएं बनाने व उन्हें लागू करने की छूट मिलनी चाहिए। केंद्र जो है राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। सहकारी संघवाद की अवधारणा का यथासंभव अनुपालन किया जाएगा। ठीक है, ये इनकी सिफारिशें थी, किसकी? राज्य पुनर्गठन आयोग की। देखिए फ्रेंड्स, राज्य पुनर्गठन आयोग आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की हमेशा संभावना रहती है। ठीक है, तो ये इसकी सिफारिशें थी। इसके बाद आप देखेंगे जो हमारा वर्तमान जो समय है, वर्तमान में राज्यों की मांग का आधार क्या होता है। तो इसमें देखिए स्वतंत्रता के पश्चात तो राज्यों की मांग का मुख्य जो आधार है वो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हुआ करते थे, लेकिन अब वर्तमान में इसका जो आधार है वो बदल चुका है। वो क्या हो गया है? विकास हो चुका है। उसका आधार क्या हो चुका है? विकास। और अभावग्रस्त क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही वंचना की भावना। ठीक है, और इस मंच पर मतलब इस जो वंचना नागरिक क्षेत्र में की जा रही वंचना, जो ग्रस्त क्षेत्र में की जा रही, ये वंचनाग्रस्त है, वंचनाग्रस्त क्षेत्र में, वंचना का मतलब फ्रेंड्स वही है जो विकास की दृष्टि से ये लोग पिछले तबके मतलब पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनका विकास नहीं हो पाया है। इसमें जो संकटग्रस्त राजनीति है, ये सब इसकी मतलब मुख्य वजह है। तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, देखिए जैसे कोई मान लीजिए राज्य ये है और यहाँ पे मान लीजिए ये थोड़ा सा जो क्षेत्र है ये वंचनाग्रस्त है, यहाँ तक इसकी पहुँच नहीं है। ठीक है, मान लो ये स्टेट है, यहाँ तक इसकी पहुँच नहीं है, तो लोग कहेंगे कि इसको काट कर अलग राज्य बना दो, जिसका विकास हमें करना है। और इसका विकास, क्योंकि ये बहुत बड़ा राज्य है इसलिए इसका जो शासन प्रशासन है अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये इसका विकास नहीं हो सका है, तो इसका विकास हो जाएगा। तो इस आधार पर ये लोग डिमांड करते हैं। ठीक है, नए राज्यों की डिमांड। तो इसी प्रकार से देखिए जो नए राज्य होते हैं या बड़े राज्य बनाम छोटे राज्य, तो इसमें देखिए जैसे बड़े राज्य बनाम छोटे राज्य जो हैं, ठीक है, तो बड़े राज्य जो होते हैं इसमें आप लोग देखेंगे सब कुछ बड़ा होता है। जैसे जिले डिस्ट्रिक्ट देखेंगे वो भी बड़ा होगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट छोटा होगा छोटे राज्य में। उसके बाद जो सब डिवीज़न होता है, मंडल होता है, वो भी छोटा होगा। फिर उसके बाद ब्लॉक होगा, वो भी छोटा होगा। तो छोटा होगा तो जन भागीदारी अच्छी होगी, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव नहीं होगा, यहाँ पे भ्रष्टाचार भी उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा और संकीर्ण राजनीति भी नहीं रहेगी, मतलब राजनीति में सबकी हिस्सेदारी होगी। तो इसलिए ये माना जाता है कि जब छोटे राज्य होंगे तो उनका विकास संभव हो सकेगा, अच्छा हो सकेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐसा ही हो, क्योंकि बहुत आप लोग देखेंगे बहुत ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं लेकिन उनका विकास आज तक नहीं हो पाया, और बहुत ऐसे बड़े बड़े भी राज्य हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनका बहुत अच्छे से विकास हुआ है। गुजरात हुआ, ये कोई छोटे राज्य थोड़े हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, लेकिन इनका विकास देखिए बहुत अच्छा है। तो ये इनकी मतलब यहाँ पे जन भागीदारी काफ़ी अच्छी से सुनिश्चित हो पाएगी, ये इन लोगों की डिमांड होती है। जैसे देखेंगे फ्रेंड्स, आप स्थानीय स्वशासन अगर जानते हैं तो इसी बेस पर लागू इसको करती है। स्थानीय स्वशासन विकेंद्रीकरण के लिए बनाया गया है ताकि सभी लोग जो गांव के लोग हैं सभी लोग राजनीति से जुड़ सकें, तभी हमारे लोकतंत्र का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। जो गांधी जी का सपना था कि हर एक चीज़ गांव में होना चाहिए। भारत गाँव का देश है और गांव गांव तक हमारा जो लोकतंत्र है, जब मतलब एक व्यक्ति भी अछूता नहीं रह जाएगा विकास से, तब जाकर लोकतंत्र हमारा ये सपना जो है संभव हो सकेगा। जैसे देखेंगे आप लोग DPSP पे पढ़ेंगे, उसमें लोक कल्याणकार की भावना है, तो ये चीज़ है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कुछ भी। क्यों नहीं गारंटी है? जैसे कुछ चीज़ है, देखिए जैसे नए राज्य जब बनता है फ्रेंड्स, जैसे कोई भी अगर मान लीजिए नया राज्य बन रहा है, नया राज्य
बन रहा है। तो इसके लिए क्या क्या डिमांड है, आप खुद सोचिए, एक तर्क लगाते हैं हम लोग इसमें। जैसे खुद सोचिए, अगर नया राज्य बनता है तो नए राज्य के लिए नई राजधानी विकसित करनी पड़ेगी, राजधानी। उसके बाद हाई कोर्ट, ठीक। उसके बाद पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर, ठीक है, जैसे मुख्यालय, जिला मुख्यालय। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, अवसंरचना विकास, अवसंरचनात्मक विकास होगा, ठीक। अब इतनी सब चीज़ों के लिए सोचिए कितना ज़्यादा पैसा होगा, खर्च होगा। तो जितना पैसा इतनी बुनियादी चीज़ों के लिए खर्च हो रहा है, इसका अगर 10% ही जो वो वंचनाग्रस्त क्षेत्र हैं अगर उसमें लगा दिया जाए तो वो बहुत अच्छे से उनका विकास हो सकता है और नए राज्य की डिमांड ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इसी के लिए लोग ये डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका विकास नहीं है। लेकिन जहाँ विकास होगा वहाँ इसकी डिमांड ख़त्म हो गई। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, इसमें क्षेत्रीय जो पार्टी हैं वो अंदर घुस जाती हैं और वो इनको और भड़काती हैं, यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को खूब भड़काएंगी कि इनका विकास नहीं हो रहा है, अपना हित साधने के लिए। इसलिए जनता तो इतना ज़्यादा जागरूक, अगर जनता जिस दिन हो जाएगी उस दिन यहाँ से के पूरा भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी जो पब्लिक है इतनी ज़्यादा अभी जागरूक नहीं है। आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा अभी निरक्षरता है, सब कुछ पूरा हमारा देश साक्षर नहीं है और ना ही इतनी राजनीति की समझ रखता है। जो दिखाते हैं राजनीति में वही उस पर विश्वास करती है जनता। तो यहाँ पे लोग भड़काते हैं, इसलिए ये ज्वलंत मुद्दा इसको बना देते हैं और जो नए राज्य के गठन का मांग तेज हो जाती है। और यहाँ पे जो संकीर्ण राजनीति करने वाले लोग, जो क्षेत्रीय पार्टियाँ होती हैं, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती हैं। तो ये इसकी मुख्य वजह है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी बनता है कि वर्तमान में नए राज्यों की मांग क्यों हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन को भी लिखिएगा आप लोग, वर्तमान में नए राज्यों की मांग क्यों हो रही है, ठीक है। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग लिख सकते हैं 200 वर्ड में, 200 वर्ड 6 मिनट, ठीक। आप लोग इनको लिखिएगा। इसके बाद देखेंगे, जैसे देखिए इसमें यही होता है कि जिला पंचायत जो है ग्रास रूट लेवल पर, इसमें आप लोग डाल सकते हैं कि क्यों हो रही है। सारे मुद्दे जितने भी डिस्कस किए आप एक एक पॉइंट में इसको बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो ये रहा संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं, इसको हम लोगों ने देखा। और यहीं पर फ्रेंड्स हमारा जो संविधान का भाग 1 है वो समाप्त होता है, ठीक है। क्या समाप्त होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे नागरिकता। और नागरिकता आप लोगों को पता है 5 से 11 अनुच्छेद है और भाग 2। तो हम लोग कल से या इसके अगला लेक्चर से नागरिकता पढ़ेंगे। ये 2 लेक्चर में मैंने इस वीडियो को बनाया है, जो संघ और उसके क्षेत्र हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। जितना क्वेश्चन दिए गया है आप लोग उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। जो भी बच्चे अगर चाहते हैं चेक करें तो वो आप लोग व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल पर लिखकर डाल सकते हैं क्वेश्चन को। मैं कोशिश करूंगी कि टाइम निकाल कर उसे चेक कर पाऊँ। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। और फ्रेंड्स एक और है कि रेफरल कोड, अगर जो भी स्टूडेंट्स अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं तो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए यह जो हमारा रेफरल कोड है इसका यूज करते हैं, SP विजय P, इसका यूज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई भी कमियां हैं हमारी तो उसको बताने का ज़रूर प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो को इतने देर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।